सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 11 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है हिंदी विषय से और जिसमें हम समझने का प्रयास कर रहे हैं पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया को। ये पाठ पिछले वर्कशीट से हमने शुरू किया था, जिसमें हमने समझा था कि वाकई ही चिट्ठियों की बहुत अनूठी दुनिया होती है। चिट्ठियों में जिस भाव से हम कोई बात लिखते हैं, वही भाव उस सामने वाले को जिसको वो चिट्ठी मिलती है वह भी उस भाव को समझता है, जो कि शायद SMS या आजकल के जो नए ज़माने के ईमेल वगैरह है ना, उसमें वो भाव शायद ही देखने को मिलता है। तो इसी बारे में आज कुछ और जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। तो अभी तक आपने ये समझा कि देखिए पिछली शताब्दी में, यानी अभी तो कौन सी शताब्दी चल रही है आप बताइए? अभी 21वीं शताब्दी चल रही है। तो 20वीं शताब्दी यानी 1900 में खास तौर से पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया और इसको सही दिशा देने के लिए बहुत सारी कोशिशें भी की गई। पत्र संस्कृति को, यानी जैसे कि पत्र लिखने को और उसको बढ़ावा देने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में भी पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। तो देखिए पूरे विश्व स्तर पर भी एक संस्था बनी हुई है जिसका नाम है विश्व डाक संघ। उसने भी काफ़ी कोशिशें की कि पूरी दुनिया में पत्र लेखन को बढ़ावा मिले। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला 1972 से शुरू किया गया। यानी 1972 से इसके लिए काफ़ी प्रतियोगिताएं शुरू भी की गईं। यह सही है कि ख़ास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज़ विकास और अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि देखिए हम तो क्योंकि दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहते हैं ना, तो जैसे दिल्ली एक बड़ा शहर है, ऐसे बहुत बड़े बड़े शहरों और महानगरों में क्योंकि संचार के तेज साधन और बहुत दूसरे कारण भी हैं जिनके कारण अब पत्र इतने ज़्यादा चल नहीं रहे, उनकी आवाजाही पर भी वो प्रभावित हो रही है। क्योंकि आप देखिए आजकल के ज़माने में क्या आप किसी को पत्र लिखते हैं? शायद नहीं। आप फटाफट अपने अंगूठों या उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल में कुछ भी मैसेज टाइप करते हैं और अपने मित्र को या जो अपने परिचित हैं उनको भेज देते हैं। तो इस कारण से ये बहुत सारे कारण हैं जिनसे अब पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो जो हम बिज़नेस में जैसे यूज़ करते हैं ना, तो बिज़नेस में जो डाक यूज़ की जाती है उसकी संख्या तो लेकिन लगातार बढ़ रही है। हालांकि जो हम आपसी मित्रों को जो चिट्ठी लिखते हैं या कुछ भी उनको ग्रीट करते हैं, उनको शुभकामनाएं देते हैं, वो हम आजकल मोबाइल टेलीफोन से या ईमेल से या फैक्स से कर लेते हैं। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने किसी को पत्र ना लिखा हो या ना लिखाया हो। पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार ना किया हो, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई होगा, क्योंकि कभी ना कभी किसी ने किसी को पत्र तो ज़रूर लिखा होगा या किसी पत्र का इंतज़ार ज़रूर किया होगा। और आपको बताऊं, हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल नहीं।
आपको याद हो तो मैंने पिछली वर्कशीट में सैनिकों का जिक्र किया था और बताया था कि सैनिक जिस तरह से पत्रों का इंतज़ार करते हैं ना, वैसा इंतज़ार मैंने किसी को नहीं करते देखा, क्योंकि वो बेचारे वो अपने घर से इतनी दूर, बेचारे नहीं कहना चाहिए बल्कि वो तो बहादुर लोग हैं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जो वो अपने घर का त्याग करके वो हमारे देश की सीमा पर हम सबके लिए खड़े हैं, उनके कारण ही हम अपने देश में इतनी आज़ादी से घूम रहे हैं और इतनी आज़ादी से बोल भी पा रहे हैं। अगर वो ना हो तो शायद हमारी स्वतंत्रता भी कोई स्वतंत्रता नहीं रह जाएगी। और जब उनको कोई चिट्ठी भेजी जाती है तो वाकई ही वो इतनी अच्छे से उसको मतलब लेते हैं, उसका इंतज़ार करते हैं, इसकी कोई मिसाल नहीं है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से, आपको मैं बताऊं, 1990 से पहले अगर हम बात करें तो ये मोबाइल तो फ़ोन होता नहीं था, मोबाइल फ़ोन वगैरह कुछ नहीं होता था, तो तब लोग उस चिट्ठी की महत्वता को समझते थे, उसका इंतज़ार करते थे। लेकिन जैसे जैसे संचार के अन्य साधनों के विकास होते चले गए, वैसे वैसे इस संचार के साधन की महत्ता थोड़ी बहुत घट गई है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने शब्दार्थों की ओर, नए शब्दों की ओर, जो आपको अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है। पहला शब्द है शताब्दी। शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्ष। प्रयास मतलब कोशिश, संस्कृति मतलब परंपरा, विकसित मतलब बढ़ावा, आवाजाही मतलब आना जाना, देहाती यानी गांव की या ग्रामीण। फिर एक शब्द आया था तह। तह का मतलब गहराई, मिसाल देना यानी उदाहरण देना, और परिवहन यानी यातायात। तो चलिए अब हम चल रहे हैं अपने गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। तो पहला प्रश्न है कि पत्र संस्कृति को विकसित करने के लिए क्या क्या किया गया। इसका उत्तर है जो हमने समझा भी था कि पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में यह प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, विश्व डाक संघ द्वारा क्या शुरू किया गया और कब। तो विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। प्रश्न नंबर 3 है कि पत्रों की आवाजाही क्यों प्रभावित हुई। तो इसका उत्तर है कि बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है कि सैनिक पत्रों का उत्सुकता से इंतज़ार क्यों करते हैं। तो सैनिक उत्सुकता से पत्रों का इंतज़ार इसलिए करते हैं ताकि वह पत्र को बार बार पढ़कर मन बहला सकें। घर का समाचार पाने हेतु कई इलाकों में फ़ोन या ईमेल की सुविधा भी नहीं होती है और घर के सभी समाचारों की जानकारी विस्तृत रूप से वो ले सकें, इसलिए वो उत्सुकता से पत्रों का इंतज़ार करते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार हजारों साल पहले संचार के साधन क्या थे और बदलते बदलते क्या हो गए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार हजारों साल पहले संचार के साधन केवल हरकारे, जो मतलब पैदल जाते थे चिट्ठी लेके, या फिर तेज़ घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए, रेलवे और तार, और अब बदलते बदलते टेलीफोन, वायरलेस और रडार हो गए हैं। फिर इसके बाद आपके लिए एक मज़ेदार गतिविधि है। वो गतिविधि है कि किसी सैनिक को पत्र लिखिए। यदि आपके परिवार, आसपास या रिश्तेदारों में कोई सैनिक है तो आप उनके नाम का भी प्रयोग करके यह पत्र लिख सकते हैं। आपको एक पत्र लिखना है किसी सैनिक को, या जो अगर आप किसी को जानते हो तो उनके नाम, जो सेना में शामिल हों उनके नाम एक पत्र लिखना है और उसमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है। तो मैंने तो यहाँ पर एक सुझाव लिखा है, आप उसको भी देख सकते हैं। प्रिय सैनिक, भारतीय रक्षा और अर्धसैनिक बल, नमस्कार। मुझे यह पत्र लिखने में बहुत खुशी हो रही है। आप सभी हमारे देश की रक्षा करने में अपनी जान तक की परवाह नहीं करते। भारत के हर एक इंसान को आप पर बहुत गर्व है। मेरे पत्र लिखने का मुख्य उद्देश्य यही है कि मैं आपको मेरे परिवार की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूँ।
हम सभी आपके कारण गर्वित महसूस करते हैं, जो आप जैसे सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं। हम जो आज यहाँ इतनी आज़ादी और सुरक्षा के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो सब आपकी बदौलत है। आप हमारे देश की शान हो। मैं पूरे दिल से विनम्रता से आपको हाथ जोड़ के नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। लवनीश सर की क्लास। यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है ना, तो मास्क जरूर पहनिए, दूरी जरूर रखिए और अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोते रहिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।